ये संकल्प भी हमने लिया है। 5 साल उसको, वैसे वो दिसंबर में पूरा होना था, 5 साल उसे और बढ़ा दिया है ताकि गरीब का चूल्हा जलता रहे। आज हर गरीब को पक्का घर और हर घर तक नल से जल ये पहुंचाने के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार उसने अपना खजाना माताओं बहनों के लिए खोल दिया है। आज देश के करोड़ों गरीबों को भारत सरकार मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है जन औषधि केंद्रों पर। और मैं आपसे कहूंगा, आपको अगर दवाइयां खरीदनी है ना, जरूर जन औषधि केंद्र पर खोलिए, जाइए। ये मोदी ने आपकी बहुत बड़ी सेवा की है, बहुत लोगों को पता नहीं है। हम दिवाली में खरीद करने जाते हैं और बाजार में अगर कहीं बोर्ड लगा है कि 10% डिस्काउंट, तो पहला पैर उसी तरफ चला जाता है। 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो वही मन करता है ना। मोदी ये जन औषधि केंद्र में दवाइयों में 80% डिस्काउंट देता है। 80% डिस्काउंट। 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है। और जानते हैं, इसके कारण मेरे मध्यम वर्ग के परिवार, हमारे गरीब परिवार, दवाई का जो खर्च होता है ना, उसके कारण उनके कितने रुपये बचे होंगे, आपको अंदाज है क्या? अभी तो ज्यादा इस योजना का ज्यादा प्रचार नहीं हुआ, फिर भी इससे मेरे गरीब और मध्यम वर्ग के लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया उनका बच गया है। भाइयों, ये सेवा की है हमने। साथियों, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही परंपरा विकसित की है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। इस नीति पर चलते हुए कांग्रेस ने देश का बहुत नुकसान किया है। कांग्रेस की यही मानसिकता है जिसके कारण बीते दशकों में भारत में युवाओं को अवसर नहीं मिल पाए। आजकल पूरी दुनिया में भारत के चंद्रयान की भी चर्चा है कि नहीं है? चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपको? आपका माथा ऊंचा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देश के युवाओं पर भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? यानी अंतरिक्ष में भारत कैसे ताकतवर हो रहा है, इसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। भारत की इस ताकत के पीछे मेरे नौजवानों का सामर्थ्य है, मेरे युवा है। और इसमें पिलानी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। पिलानी के हमारे युवा स्पेस स्टार्टअप में भी काम कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। कांग्रेस सरकार रहती तो ये संभव ही नहीं था। कांग्रेस ने स्पेस सेक्टर में युवाओं के लिए दरवाजे बंद कर रखे थे। ये भाजपा सरकार है जिसने स्पेस सेक्टर में भी युवाओं को खुलकर काम करने का मौका दे दिया। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस युवाओं के, नौजवानों के सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। यहां 5 साल से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जिसका पेपर लीक ना हुआ हो। यहां के कोचिंग सेंटर पर जो छापे पड़े हैं, तो उसके तार कहां जुड़ते हैं पता है ना? जादूगर के करीबी मंत्री के सारे नाते रिश्तेदार अफसर बन गए। लेकिन आपके बच्चे छन छन कर बाहर हो गए। ये कैसा जादू है भाई? मेरे शेखावटी के भाइयों बहनों, मेरे राजस्थान के भाइयों बहनों, आप आश्वस्त रहिए। राजस्थान में भाजपा सरकार बनते ही कांग्रेस के हर जादू, हर पेपर लीक कांड की तेजी से जांच होके रहेगी। काले धन की कोई भी तिजोरी हो, कितने ही बड़े रसूखदार की हो, वो भी अब बच नहीं पाएगा। उसे समाज का लूटा हुआ लौटाना पड़ेगा। और मोदी ने
न्याय के लिए काम करने के लिए, देश हित के लिए काम करने के लिए हर किसी को खुली छूट देकर रखी हुई है। जिन्होंने गरीबों को लूटा है उन्हें पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। ये कांग्रेस जब केंद्र में सरकार में थी तो उसने भ्रष्टाचारियों की सिर्फ 5,000 रुपए की संपत्ति ही पीएमएल एक्ट में जब्त की थी। और दिल्ली में जब आपने अपने इस बेटे को भेजा तो उसने क्या किया? मोदी ने पीएमएल एक्ट में भ्रष्टाचारियों की 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त करवा दी। कहां 5,000 करोड़ और कहां 1 लाख करोड़। साथियों, कांग्रेस सरकार आपको लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही है। बीजेपी के शासन वाले हरियाणा, गुजरात, यूपी या आपके राजस्थान से सटे हुए हैं। यूपी में पेट्रोल राजस्थान से 12-13 रुपया सस्ता है। गुजरात में 12-13 रुपया सस्ता है। हरियाणा में 12-13 रुपया सस्ता है। राजस्थान में भाजपा सरकार आते ही पेट्रोल की कीमतों की समीक्षा होगी और अब तक जो रुपया जमा किया वो किसके खाते में गया इसकी भी जांच होगी और समीक्षा कर करके लोकहित में नए सिरे से निर्णय लिया जाएगा। मेरे परिवारजनों, विकास वही होता है जहां विश्वास होता है, जहां सुरक्षा होती है, जहां सम्मान सुरक्षित होता है। कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में राजस्थान से सब कुछ छूमंतर कर दिया है। ये छूमंतर सरकार है, जादूगर की है ना, वो छूमंतर करता रहता है। होली हो, दिवाली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, हर त्योहार में पत्थरबाजी, हर त्योहार में कर्फ्यू। जब वोट के लिए तुष्टीकरण ही सर्वोपरि हो तब दंगाइयों का हौसला बढ़ता है। कांग्रेस के राज में बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है और यहां के सीएम कहते हैं कि बहन बेटियां यहां फर्जी मामले दर्ज करा रही है। क्या ये माताओं बहनों का अपमान है कि नहीं है? क्या कोई बेटी अपने चरित्र पर इल्जाम लगे ऐसी कोई झूठी शिकायत कर सकती है क्या? कभी भी करेगी क्या? मेरे परिवारजनों, ये कांग्रेस के नेता इस हद तक बोल रहे हैं। मैं भाजपा के लोगों ने जिस प्रकार से आपकी भलाई के लिए एक के बाद एक निर्णय किए हैं और आज मैं आपको कहने आया हूं, शेखावटी की इस वीर धरती पर आकर के मैं कह रहा हूं, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कांग्रेस ने जिन्हें अपने हाल पर छोड़ा, भाजपा ने उनको संबल दिया है। कोई दुकान हो, ढाबा हो, गेस्ट हाउस हो, सैलून हो, टेलरिंग की दुकान हो, इन्हें खोलने के लिए कुछ ना कुछ पैसा चाहिए होता है। गरीब की जरूरत की चिंता मोदी ने की। मोदी ने बिना गारंटी के ऋण देने वाली मुद्रा योजना बनाई। मुद्रा योजना के तहत राजस्थान के गरीब और मध्यम वर्ग को लगभग 45,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई। 45,000 करोड़ रुपया। इन लाभार्थियों में आधे से अधिक एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों के साथी है। इतना पैसा ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले को मिला है और कांग्रेस के लोग इसका भी मजाक उड़ाते हैं। साथियों, रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले लाखों साथी अपना काम करते हैं, मेहनत करके कमाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के सबसे ज्यादा डंडे भी इन्हीं को खाने पड़ते हैं। कांग्रेस को कभी इनकी याद नहीं आई। ये भी मोदी है जो इनके लिए स्वनिधि योजना लेकर आया। अभी तक देश भर के 50 लाख से अधिक साथियों को हजारों करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। इनमें 1 लाख से अधिक लाभार्थी परिवार
मेरे राजस्थान की भी है। इनमें भी आगे बढ़ने और अपने कारोबार को बड़ा करने की आकांक्षा जगी है। ऐसे ही हमारी विश्वकर्मा साथी हैं, हमारे कुम्हार, लोहार, सुनार, सुतार, कपड़े सिलने वाले, कपड़े धोने वाले, ऐसे हस्तशिल्पियों की कांग्रेस ने कोई सूद नहीं दी। झुंझुनू तो मिट्टी के बर्तन, कॉपर के सामान, लोह के सामान, ऐसे अनेक उत्पादों के लिए मशहूर है। ऐसे विश्वकर्मा साथियों के लिए पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना भाजपा सरकार लाई है। कांग्रेस के दिल्ली दरबार ने जिनको छोटा समझा, मोदी उनके साथ खड़ा है। मेरे परिजनों, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आप मुझे बताइए, शेखावटी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बाजरा उगाना, बाजरा खाना शुरू किया क्या? जरा मेरा सवाल समझिए। क्या मोदी पीएम बना उसके बाद ही आपको पता चला बाजरा उगता है, बाजरा खाया जाता है? पहली बार पता चला क्या? पहले भी था कि नहीं? यहां तो बाजरा ही उगता था ना? जरा सब मुझे बता पाएंगे? यहां तो बाजरा ही उगता था ना? बाजरा ही खाते थे ना? कांग्रेस को पता ही नहीं था। बाजरा और दूसरा मोटा अनाज यहां की शान हमेशा से रहा है। ये छोटे किसानों के लिए वरदान है। कांग्रेस ने बाजरे और दूसरे मोटे अनाज के महत्व को कभी नहीं समझा। यहां के किसान बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने तो एमएसपी पर बाजरे की खरीद तक ठीक से नहीं की, लेकिन मोदी आपकी मेहनत और आपकी कमाई के महत्व को समझता है। इसलिए हमने बाजरा जैसे मोटे अनाज को श्री अन्न के रूप में प्रतिष्ठा दी, पूरी दुनिया तक पहुंचाने का रोडमैप बनाया। आपने देखा होगा कि G20 सम्मेलन के लिए दुनिया भर के बड़े नेता जब दिल्ली आए थे ना, तो हमने उन्हें भी बाजरे की रोटी खिलाई, श्री अन्न के पकवान खिलाए। यहां भाजपा सरकार आएगी तो श्री अन्न को पूरा सम्मान मिलेगा, मोटे अनाज को सम्मान मिलेगा। राजस्थान भाजपा ने यह भी संकल्प लिया है कि गेहूं के एमएसपी पर बोनस दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि से आपको अभी 6,000 रुपये मिलता है। अब राजस्थान भाजपा ने इसे बढ़ाकर 12,000 करने का फैसला लिया है। यहां बीजेपी सरकार आएगी तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपये नियमित रूप से मिलना करेंगे। मेरे परिवारजनों, आज देश को भाजपा पर भरोसा है। भरोसा इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और वहीं कांग्रेस का क्या होता है? कांग्रेस की बातों का मतलब होता है झूठे वायदे, झूठी सौगंध और झूठा प्रचार। ये वही कांग्रेस है जिसने माताओं, बहनों, बेटियों को विधानसभा और लोकसभा के आरक्षण के लिए दशकों तक लटकाया। ये गारंटी मोदी ने पूरी की। कांग्रेस को आर्टिकल 370 के कारण 370 धारा आतंक शिकंजे में घिरा जम्मू कश्मीर नहीं दिखा। इसका कारण राजस्थान के वीरों के बलिदान और वीर माताओं के आंसू नजर नहीं आए। ये गारंटी भी मोदी ने पूरी की, तो ये मोदी को गालियां देते हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए 40 साल तक कांग्रेस ने पूर्व सैनिकों की परवाह नहीं की। मोदी ने पूर्व सैनिकों को दी ओआरओपी की गारंटी पूरी की। अभी तक देश के पूर्व सैनिक परिवारों तक 90,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। 90,000 करोड़। मेरे परिवारजनों, आपने राजस्थान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए भाजपा सरकार को लाने का मन पक्का कर लिया है। मैं जहां जहां गया हूं, एक स्वर से यही बात सुन रहा हूं कि भाजपा सरकार का आना पक्का है। अभी मतदान के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मेरी आपसे विनती है, इतनी बड़ी सभा, यानी मेरी तो आंखें की अंत देखने की सामर्थ्य नहीं है। इतनी बड़ी सभा, अब ऐसा तो नहीं होगा ना इतनी बड़ी सभा हो गई तो अब जाकर के सो जाएं, ऐसा तो नहीं होगा ना?
जाकर के सो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। आप ऐसा नहीं करो, अरे यार इतनी बड़ी सभा हो गई, अब तो जीत गए, क्या करना है, ऐसा नहीं करोगे ना। मेहनत करोगे, हर पोलिंग बूथ में कमल खिलाओगे, हर घर जाओगे। अच्छा, एक मेरा काम करोगे, लेकिन चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? जरा आवाज जोर से निकालो तो पता चले भाई, करोगे? मेरा निजी काम है, करोगे? सच्चे बताओ, हाथ ऊपर करके बताओ, करेंगे? सब लोग करेंगे। अच्छा, एक काम करना, घर घर जाना और हर एक को हाथ जोड़ के कहना कि अपने मोदी जी झुंझुनू आए थे और उन्होंने आपको राम राम कहा है। इतना काम कर दोगे, देखिए आप जब मेरा राम राम उनको पहुंचाओगे ना, तो मन से मुझे आशीर्वाद देंगे। और जब परिवार के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। उनके आशीर्वाद मेरी ऊर्जा है, उनके आशीर्वाद मेरा सामर्थ्य है, उनके आशीर्वाद मेरे संकल्प में शक्ति भर देते हैं। और उनके आशीर्वाद से मातृभूमि सेवा करने की मुझे ताकत बढ़ जाती है, आप लोगों की सेवा करने की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए घर घर जाओगे, घर घर जाओगे, मोदी जी के राम राम पहुंचाओगे, पक्का पहुंचाओगे। अच्छा, मैं एक और बात करना चाहता हूं। मैं एक वाक्य बोलूंगा और आप लोग मुट्ठी बंद कर करके उसको दोहराएंगे, करेंगे? मैं कहूंगा, उसके बाद आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। जरा बोलिए तो, क्या बोलना है? कमल चुनेगा राजस्थान। ऐसे नहीं, सबके सब बोलिए, कमल चुनेगा राजस्थान, कमल चुनेगा राजस्थान। तो अब मैं बोलता हूं, आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। विकसित भारत दुनिया की शान, झुंझुनू के वीर है भारत की शान। झुंझुनू के युवा बनाएंगे स्टार्टअप महान। मजबूत सेना, समृद्ध जवान, बहन बेटियों का हो मान। भ्रष्टाचार का मिटे निशान, पेपर लीक का खात्मा हो। सशक्त भारत, सुखी किसान, सबका विकास, सबका सम्मान। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। You look at the US Congress report recently, there was some report in the US Congress. They are still asking for internet to be restored in Kashmir. Now, you realize how out of touch with reality some of these narratives are. There is infrastructural development, which you can see very visible. It's very visible. There is a palpable perception of security. People can move around freely. We should take a moment to acknowledge that we are living through a historically very important phase. We should be lucky that we are in this country and not anywhere else in the world right now, because there is peace, there is development. They were like, oh, why are you supporting the government? And it was then that I realized for the very first time in 2020 that a lot of the criticism that we do, a lot of the criticism of the governments is for the sake of it. People in Kashmir, they thought that Afzal Guru has been hanged for electoral gains. He was hurriedly
executed. I want him to be released and clear his name because I believe that he's not he hasn't advocated terrorism. He hasn't advocated, any sort of dangerous ideology that at least I am aware of. Even if I become the prime minister, do you think that communalism will go in one day? It will not go. It will stay for hundreds of years to come. That is a reality. My message should not be that भाई यहाँ इंडिया में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, आप घर पे बैठ जाओ, हमारा कुछ नहीं होना है. It shouldn't be like that. The message that I want to send out is that rely on your own experiences. There is no pressure on me. I'm living my life normally. Yes, there is the question of what I've said, and I am willing to apologize for it because I relied on second-hand information. Namaste, Jai Hind. You're watching or listening to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for watching or listening and for liking and subscribing and sharing with people who you think will benefit from watching or listening to these conversations. Now, many of you have written in to say that why don't you invite a politician from that political party or this political party? We do send out invites and we do get in guests who are willing to speak to us in a free-flowing manner without any scripted interviews, without any scripted questions. My guest today is Shehla Rashid. I'm sure many of you will say, why do you want to give the platform to somebody who has said anti-India things in the past? You people will remember her from her JNU days when she made very strong vitriolic statements about Kashmir and about India. But listen into this conversation. People often refer to Shehla as the poster child of the Tukde Tukde gang. Now, what is the Tukde Tukde gang? For expat viewers who are not familiar with the term, here's a short primer. The term was first heard in 2016 during the student protest movement at the Jawaharlal Nehru University campus in New Delhi. The students were protesting the hanging of Kashmiri separatist Afzal Guru when suddenly a cell phone video emerged where a slogan could be heard, Bharat tere tukde honge. India, you will be broken into pieces. Student leaders Kanhaiya Kumar and Omar Khalid were arrested. Ever since then, the term Tukde Tukde gang has been used by the right wing for those who are perceived as anti-national. Our guest today, Shehla Rashid, was part of the JNU student protest movement at that time, and she's had her sympathies with the Kashmiri separatists in the past, as also with the far-left agitationists. But she seems to have changed her stance a bit. In many of her tweets, she's seen praising both Mr. Modi as well as Mr. Amit Shah and the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. So let's get started with this conversation, and you judge for yourself where Shehla Rashid stands today. Welcome to the show, Shehla. Thank you. I've been looking forward to speaking with you for a long time. Thanks. But we've been on opposing ends of the spectrum for a long, long time. So I guess there was mutual, skepticism maybe about how a conversation would go. But I'm glad you've taken the step and you've come to the podcast. Thank you for having me. I think it's a sign of the times that we are living in. There is a lot of polarization, and that is what I think drives skepticism. And there is labeling of one another as one thing or the other. So I think that's what causes the skepticism, I believe. And I think you've done things which resulted in labeling, and journalists are always labeled. So, and especially women journalists. So I'm kind of used to the labeling. It doesn't get easy. Yeah. Let me tell you, years and years in the profession, when you get labeled, there are people who tend to say that you should have a thick skin, you should have the skin of an alligator, but it doesn't happen. And I'm guessing as an activist, you also you couldn't develop alligator skin. We are humans. No, not at all. And especially when we talk about social media, in the age of social media, all of the criticism, you can actually see it. Earlier, before social media, even if people were criticizing you, you couldn't see it. I mean, maybe you would hear something secondhand, but now it's directly, there is a very sort of ontological immediacy to it. It's very immediate. It's directed at you. You are tagged in it. You can see it. And initially I used to take it in my stride, but eventually it affected me psychologically. And when I realized that, that's when I started to, in stages, I mean, it was very difficult to get rid of social media, but I had to do that for my own sanity. So,
your life it's a very interesting life. You've led a young life, but still you've gone through various stages which Yes. people take a lifetime to go through those experiences. You've gone through that very